तो जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं कि आज 14 अगस्त है और आज के दिन अगर ये कहा जाए कि हमें आज़ादी हासिल हुई थी तो मेरे ख़्याल में ये इतना मुनासिब नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि आज के दिन हमारी रियासत कायम हुई थी तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों ये रियासत तश्कील पाई और क्या वो अनासिर थे जिन्होंने रियासत को तश्कील देने में मदद फ़राहम की। मुख्तलिफ़ अनासिर थे। अगर मैं 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूँ तो अंग्रेज़ों के मुफादात भी थे, उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी थे। जो मुसलमानों का शराफिया का तबका था उनके इकनॉमिक इंटरेस्ट भी थे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। और साथ ही साथ जो हिंदुओं का शराफिया का तबका था उनके भी पॉलिटिकल और इकनॉमिक इंटरेस्ट थे। अब एनातोल लेवन अपनी किताब पाकिस्तान हार्ड कंट्री में बताते हैं कि उनकी मुलाकात 1980 की दिहाई में एक ब्यूरोक्रेट के साथ हुई कराची में। उनका नाम गालिबन खालिद अहमद था। अब खालिद अहमद साहब ने एनातोल लेवन को ये बताया कि पाकिस्तान जब शुरू में कायम हुआ, क्योंकि वो ख़ुद भी मुहाजिर थे, पाकिस्तान के लिए उन्होंने हिजरत की थी, तो उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान नया कायम हुआ था तो कितना जोशो खरोश था, एक आइडियलिज़म था, एक जज्बा था, जुनून था। जज्बा और जुनून था, जोश भी था। तो लोग इस तरह काम करते थे रियासत के स्ट्रक्चर में, रियासत का जब हिस्सा बने, जैसे एक इंसान अपने ब्रेन चाइल्ड के लिए काम करता है। जैसे आपका अपना बिज़नेस है या जैसे मेरी किताब है तो मैं किस तरह उसको पर्सनली जो उसके लिए कोशिश करूँगा, आप अपने कारोबार के लिए किस तरह कोशिश करेंगे, या एक इंसान, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कैसे कोशिश करते हैं, उसी तरह जब एक नई रियासत कायम हुई तो पाकिस्तानियों का जो जोश व जज्बा था, ख़ासकर वो जिनका ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ था, जो हुकूमत का हिस्सा थे, वो लोग किस तरह दिन रात मेहनत करते थे और कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम करते थे। अब ये वो कहानियाँ हैं जो हमने अपने बड़ों से भी सुनी हैं और एक आइडियलिज़म की एक फ़िज़ा थी जो उस वक्त कायम थी। अब जोश व जज्बा भी था, वलवला भी था, सब कुछ था, जज्बात भी थे, लेकिन जिस चीज़ की कमी थी वो थी डायरेक्शन। हमें एक सिमत जो थी हमारी वो मुतय्यन नहीं हुई थी कि हमें जो जोश और जज्बा ज़ाहिर करना है, जिसका इजहार हमें करना है, तो किस डायरेक्शन में करना है, इसका जो है वो हमें इल्म नहीं था। और इसकी वजह जानने के लिए हम ज़रूरी है कि हम जानें कि पाकिस्तान की क्या जो तश्कील, पाकिस्तान की रियासत की जो तश्कील की वजूहात थी वो क्या थी। उसकी बदौलत हम ये जान पाएंगे कि क्या वजह थी कि हम एक डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन नहीं कर पाए। जैसा कि शुएब साहब ने तारुफ़ के दौरान बताया कि कभी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत बनना चाहिए या फिर इस्लामी रियासत बनना चाहिए, तो अभी तक हमारे यहाँ जो अश्कालात और इब्हाम है वो मौजूद हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो तय नहीं हुई, कोई डायरेक्शन तय नहीं हुई। सब कुछ था, जोश था, जज्बा भी था, लेकिन डायरेक्शन नहीं थी। तो अब उसकी वजूहात जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो यूनाइटेड इंडिया था, जिससे पाकिस्तान उभरा और हिंदुस्तान की रियासत कायम हुई, ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। जो कौमियत का तसव्वुर था वो कबाइल तक महदूद था, ज़ात तक महदूद था। ये जो यूनाइटेड इंडिया का ग्रोही शऊर था ये अंग्रेज़ों के दौरान कायम हुआ। और इससे पहले मौर्यन एम्पायर के दौर में वो पहला अरसा था जब एक हिंदुस्तान एक इकाई की सूरत में सामने आया, जिसमें अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा इलाके हैं वो भी मौजूद थे, जिसको गंधारा भी कहते हैं। और मौर्यन एम्पायर के बाद आज यानी कि 19वीं सदी में पहली मरतबा था कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को एक इकाई की सूरत में पेश किया। अब उनके अपने मकासद थे। अब जदीद कौमी जो रियासतों का तसव्वुर था वो भी उनका एक तरीक़ाकार था कि वो एक मार्केट को एक्सेस कर पाएँ। जो यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट था वो भी उन्होंने इसलिए कायम किया ताकि जो एक पूरे ख़ित्ते पे कंट्रोल कायम किया जा सके, फिर वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट भी किया जा सके, अपनी इंडस्ट्रीज़ में भेजा भी जा सके, और इंडिया को एक इकाई के तौर पर, एक मार्केट के तौर पर एक्सेस हासिल वहाँ की जा सके। ये भी एक मकसद उसमें मौजूद था। अब इस मकसद को अचीव करने के लिए ज़रूरी था कि वो जो है सेंटर पर कंट्रोल नाफिज करते, एक सेंटर कायम करते और उसके ज़रिए पूरे ख़ित्ते को कंट्रोल करते, वहाँ पर अपनी बालादस्ती कायम करते। इसके अब सेंटर कायम किया उन्होंने। अब ये मुश्किल था उनके लिए कि वो अलग अलग इलाकों में एडमिनिस्टर करें, कि पंजाब में अलग कर रहे हैं, गंगा जमुना के उस पार जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर अलग एडमिनिस्टर कर रहे हैं कंट्रोल को, या जनूबी हिंद में अलग से वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये था कि एक सेंटर बनाया जाए और वहाँ से अपने तमाम पॉलिसियों का निफाज किया जा सके। अब इस मकसद के तहत उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ मुख्तलिफ़ इलाके, मुख्तलिफ़ कौमियतें आबाद थीं, वहाँ पर उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया। और वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो यकसा था, वहाँ उसके ज़रिए जो है यकसानियत जो है पैदा होना शुरू हुई हिंदुस्तान में। मिसाल के तौर पर रेलवे का निज़ाम एक था, पुलिस का निज़ाम, फ़ौज का निज़ाम एक था, पोस्टल निज़ाम एक था, तिजारत का निज़ाम एक था। जो कानून था बुनियादी तौर पर वो एक था। और जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर खैबर तक एक ही कानून था, उस एक ही कानून के अंडर लोग रह रहे थे।
यही वजह है कि मुख्तलिफ़ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, मुख्तलिफ़ ज़ातों से, मुख्तलिफ़ कबाइल से ताल्लुक़ और मुख्तलिफ़ एथनिसिटीज़ से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी लोग जो थे वो एक स्ट्रक्चर के साथ मुंसलिक थे, एक कानून के मातहत थे। यही वजह है कि उनमें एक इकाई का, एक यकसानियत का एहसास मौजूद था। और इसका इजहार जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी किताब माई डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया। उन्होंने बहुत बाद में ये किताब लिखी, लेकिन उसमें वो वाज़े करते हैं कि इंडिया में मुख्तलिफ़ कौमियतें आबाद हैं, हम लोग मुख्तलिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ शनाख्त हैं, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई मुंबई से ताल्लुक़ रखता है, कोई गुजराती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ है जो हमें एक करता है। हमारी शनाख्त मुख्तलिफ़ होने के बावजूद भी एक है। उनका मतलब था कि हमारा जो मुख्तलिफ़ होना है वही हमारी शनाख्त का सबब है। एक पैराडॉक्सिकल सा ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने इस तरह से शनाख्त को बयान किया। अब इसकी कई वजूहात हैं, कई उनके पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट भी था, पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर भी वो इसको इस्तेमाल करना चाहते थे अपने मुफादात के लिए, जिसकी हम बाद में बात करेंगे, जिसका पाकिस्तान की रियासत की तश्कील में एक बहुत ही बुनियादी किरदार था। लेकिन इसकी एक और वजह भी थी, और वो ये थी कि जिस हिंदुस्तान में ये लोग आंखें खोल रहे थे, जो लोग आँख खोल रहे थे, पैदा हो रहे थे, वो देख रहे थे कि जो ग्रोही शऊर था वो अंग्रेज़ों के निज़ाम से मुंसलिक था। जो अंग्रेज़ों ने एक निज़ाम कायम किया था, लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर उस निज़ाम के ज़रिए ही कम्युनिकेट करते, और वो निज़ाम जो था वो तमाम लोगों को यूनाइट कर रहा था। वो एक ही कानून, जैसा मैंने बताया कि एक कानून था बुनियादी तौर पर, सूबों की सूरत में मुख्तलिफ़ कवानीन मौजूद थे, लेकिन एक सेंटर जो था उसके अंडर सब थे, और एक ही कानून था जिसकी सारी पैरवी करते थे, और सब इस वजह से अपने आप को मुख्तलिफ़ होने के बावजूद भी यकसानियत महसूस करते थे। और आज भी हम देखते हैं, लोग ये बातें करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क तो बहुत ही कलील है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, खाना पीना एक है। वो असल में वो गलत फहमी है जो कॉलोनियल लेगेसी के जो है उससे मंसूब है, उससे लिंक्ड है। क्योंकि सेंटर कायम करने के लिए पहले अंग्रेज़ों ने उर्दू को और अंग्रेज़ी को सरकारी ज़ुबान बनाया, और फिर उसको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज किया। तो इस तरह लोग जब कम्युनिकेट करते, वहाँ हिस्सा बनते किसी इदारे का, अपने रोज़मर्रा के मामलात को कम्युनिकेट करते, एक कानून के तहत जो ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनको वही जो है वो कवानीन की पैरवी करनी होती जो कि अंग्रेज़ों ने कायम किया था। इस वजह से कि यकसानियत का एहसास भी मौजूद था। और फिर इस चीज़ को जिसने मज़ीद स्ट्रेंथन किया वो ये थी कि जो हमारे लीडर्स, जो बाद में लीडर्स बने, जैसे जिन्ना साहब हैं, जैसे गांधी हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं, वो जब बाहर पढ़ने गए तो उनका ताल्लुक़ पहले तो रिवायती निज़ाम से मुंसलिक था, वो रिवायत से मुंसलिक थे, रिवायती इकोनॉमी का निज़ाम या रिवायती सियासी निज़ाम था उससे मुंसलिक थे। लेकिन जब अंग्रेज़ आए, उन्होंने एक नैरेटिव कायम करने की कोशिश की कि हम लोगों को, दुनिया को सिविलाइज़ करने आए। तो इस मकसद के लिए उन्होंने जो रिवायती निज़ाम तालीम था, ये रिवायती इकोनॉमी का निज़ाम था, उसका ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि ये जो निज़ाम है ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये जो है ये कन्वेंशनल है, ओल्ड स्कूल है, फरसूदा है निज़ाम है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी थी। लेकिन E.W. लैटनर की रिपोर्ट को अगर हम पढ़ें, जिनको अंग्रेज़ों ने तैनात किया था पंजाब के रिपोर्ट करने के मुतालिक एजुकेशन के मामलात को, कि कितना लिटरेसी रेट है और यहाँ पर कैसे हमें तालीमी निज़ाम का निफाज करना है, तो E.W. लैटनर बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि पंजाब में एक तो फ़ारसी ज़ुबान उस वक्त राइज थी, लेकिन 85% लिटरेसी रेट था, और वो रिवायती निज़ाम तालीम के तहत था। अब अंग्रेज़ों ने रिवायती निज़ाम तालीम जो था उसको ख़त्म किया और उसको मज़हब तक महदूद किया। हालांकि उसमें मज़हब के अलावा दीगर उलूम भी पढ़ाए जाते थे, इल्म फ़ल्कियात था, मुख्तलिफ़ तालीम के जो कोर्सेज़ हैं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इसको मज़हब तक महदूद किया ताकि ये तासुर पैदा किया जा सके कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो प्रोग्रेसिव है और हम लोग दुनिया को सिविलाइज़ करने आए। अब यही वजह है कि हम देखते हैं कि रिवायत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो ज़मीन से मुंसलिक थे, जो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते थे, वो मुसलमान भी थे, वो हिंदू भी थे, वो जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो प्रोग्रेसिव होते हैं, वो वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं, रिवायत से हट जाते हैं, बाहर का खाना अपनाते हैं, बाहर का कल्चर अपनाते हैं, बाहर की सकाफ़त अपनाते हैं, बाहर की गुफ्तगू, अदब आदाब, इखलाकियात, और जो वेस्टर्नाइज्ड आइडियाज़ हैं उनको भी आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट के तौर पर अपनाते हैं। और वाज़े तौर पर ये एक फ़र्क देखने को मिलता है कि पहले वो एक इस्तेहसाली तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, और फिर आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट के तहत ये मानते हैं कि लोगों का इस्तेहसाल नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए जो लोअर कास्ट के लोग हैं। लेकिन वो क्योंकि शऊरी जद्दोजहद नहीं थी, वो वेस्टर्नाइज्ड आइडियाज़ की अडॉप्टेशन थी, इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो जो थे आइडियोलॉजिकली तो बात को मानते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। अब गांधी जी जो थे वो अक्सर मौक़ों पे कहा करते थे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको सब्र करना चाहिए। अब वो वाज़ेह तौर पर ये नहीं कह सकते थे कि इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि उनका एक बुनियादी बिलीफ सिस्टम था कि जो ये कर्मा के तहत इंसान लोअर कास्ट में पैदा होता है, तो उनका बुनियादी बिलीफ सिस्टम था, उसके ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वो एक एडॉप्टेशन थी वेस्टर्नाइज्ड आइडियाज़ की, उसको भी वो नकार नहीं सकते थे।
तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्नाइज्ड आइडियाज़ हैं उनकी एडॉप्टेशन भी कल्चर के तहत होती है, शऊरी जद्दोजहद के तहत नहीं होती। जो उस वक्त वेस्ट में जो आइडियाज़ पनप रहे थे इंसानी आज़ादी के मुतालिक, इंसानी शऊर के मुतालिक, जिसके मुतालिक जॉन लॉक बात करते हैं 17वीं सेंचुरी में, जिसके मुतालिक जॉन रॉल्स बात करते हैं कि इंसान आज़ाद है, उसके पास शऊर है, उसके पास इरादे इख्तियार है, तो उसका हक़ है कि वो आज़ादाना तौर पर रहे और उसके लिए एक रियासत कायम करे। अब इसके बाद इसकी एक नई जहद ये थी कि जो इंसान है वो आज़ाद है, आज़ादी का शऊर रखता है, साथ ही साथ वो गिरोही शऊर भी रखता है। वो एक गिरोह में, एक ख़ास कल्चर में रहने का शऊर रखता है। आप मुख्तलिफ़ कल्चर में जाते हैं तो एक कल्चरल शौक़ भी आपको लगता होगा रहते हुए, तो ये वही गिरोही शऊर है। और इसकी बुनियाद पर रियासत के क़याम की बात उस वक्त जो यूरोप है वहाँ मगरिब में की जा रही थी। और जब वो बाहर मगरिब में पढ़ने गए तो फिर इन्हीं आइडियाज़ की एडॉप्टेशन हमें, जब वो वहाँ पढ़ने गए और वापस आए तो उन आइडियाज़ का इजहार हमें यहाँ भी देखने को मिला। और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जो थी उसकी एक वेव शुरू हो रही थी। और यही बात अंग्रेज़ों ने भी रियलाइज़ की थी। और जो लिबरल पार्टी थी ब्रिटानिया की, उनका ये मानना था कि अगर हमें इंडिया में, हिंदुस्तान में अपना रूल कायम करना है, अपना रूल बरकरार रखना है, और जो गलतियां हमने ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, जिसके बाद क्राउन की बाकायदा हुकूमत कायम की गई क्योंकि बगावत पैदा हुई, तो उनका ये मानना था कि अगर हम चाहते हैं कि अपने रूल को कायम करें तो डिक्टेरियल रूल जो है उसको नहीं हमें जारी रखना चाहिए, बल्कि हमें आम लोगों को, आम लोग तो नहीं लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को, उनकी आरा को अपने साथ शामिल करना चाहिए ताकि हम बआसानी हुकूमत कर सकें। और वाज़ेह बात है वो लोग अशराफिया के लोग थे, उनके ज़रिए ही लोगों पर, आम लोगों पर कंट्रोल किया जाता था। तो हम देखते हैं कि ए के ह्यूम ने कांग्रेस की बुनियाद 1884 में रखी। अब इसकी बुनियाद जब रखी गई तो उसके बाद जो सबसे पहले जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और बड़ी तादाद में ज्वाइन की, वो हिंदू तिजारती तबका था जो साहिली पट्टी पर मुकीम था, गुजरात में, मुंबई में, जो तिजारत से मुंसलिक था, जिनके जो अंग्रेज़ों के मिडल मैन थे अगर हम कह लें तो। उसके बाद मुसलमान जो थे वो भी उसमें शामिल थे, अल्लामा शिबली नुमानी थे और मेरे ख्याल में मुख्तार मलिक, अब्दुल मालिक थे। इस तरह के दीगर मुसलमान थे जो कांग्रेस का हिस्सा बने, क्योंकि कांग्रेस का जो कायम करने का मकसद था वो ये था कि हिंदुस्तानियों की आवाज़ की तर्जुमानी करेगा, ये हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करेगा। कांग्रेस का ये मकसद था। इस वजह से मुसलमान भी उसमें शरीक थे। वो मुसलमान अशराफिया जिनका ताल्लुक़ ज़मींदारी से मुंसलिक था, लेकिन जो हिंदू तिजारती तबका था वो उसकी इकॉनमी पैसे से मुंसलिक थी। और यही वो बात है जहाँ पर जो क्लैश का सबब बना मुसलमानों में और हिंदुओं के अशराफिया में। अब वो दौर था सरमायादाराना निज़ाम का। नोआ हरारी की किताब सेपियंस में पढ़ें तो बताते हैं कि 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैसे सरमायादाराना निज़ाम जो है वो उभर रहा था, जो ज़मीन की वैल्यू है वो कम हो रही थी और इकॉनमी पैसे से जुड़ रही थी कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे को कैसे बढ़ाना है। ज़मीन इमूवेबल एसेट है, ज़मीन मूवेबल एसेट नहीं, ज़मीन को आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और जो ज़मीन की पैदावार है, जो ज़मीन की रिसोर्सेज हैं, वो भी कोई ख़ास उसकी प्रोडक्शन काफ़ी तादाद में नहीं होती। तो प्रोडक्शन के लिहाज से भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही थी। और पैसे के लिहाज से भी, पैसे को अगर इन्वेस्ट किया जाए और बढ़ाया जाए तो पैसे का इस्तेमाल जो था वो मुसलमानों को नहीं आता था, उनकी इकोनॉमी ज़मीन से मुंसलिक थी। लेकिन हिंदुओं का जो तिजारती तबका था, जो मुग़लों के साथ भी उनकी ब्यूरोक्रेसी में मौजूद था, वो नए दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में जान चुका था कि जब कि नया दौर कैसा है, उसमें ताकत का महवर क्या होगा। और वो जानते थे कि अगर चाहे एम्पायर हो या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, निज़ाम को चलाने के लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और वो निज़ाम, वो रिसोर्सेज हमारे पास हैं और उसके ज़रिए हम लॉबिंग कर सकते हैं और उस लॉबिंग के ज़रिए हम अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कायम कर सकते हैं स्ट्रक्चर पर। यही वो चीज़ थी जो मुसलमानों ने भी रियलाइज़ की। उन्होंने देखा कि ये तो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म जिस मकसद के लिए कायम किया गया था कि तमाम लोगों की तर्जुमानी होगी, हर किसी की आवाज़ सुनी जाएगी, हर हिंदुस्तानी की तर्जुमानी होगी, ये वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा। ये तो हमारा जो से है वो तो बहुत कम है हुकूमती मामलात में। तो इस मकसद के तहत उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हमारी नुमाइंदगी बहुत कम होगी। अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और एक फ्री सेटअप होगा जिसमें जो हिंदू है वो भी साथ मुसलमान की इलेक्शन लड़ेगा, तो वाज़ेह बात है वो अपनी इन्फ्लुएंस के ज़रिए ताकत में आ जाएगा, इक़्तिदार में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, रिसोर्सेज है। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए सबसे पहले मिंटो मॉडली रिफॉर्म्स के तहत 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिए गए। मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं। अब उन्होंने ये बात क्यों की जो कि बाद में बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई, पाकिस्तान के क़याम का सबब भी बनी, जिसके आफ्टर शॉक्स हम आजकल भी अपनी सोसाइटी में देखते हैं। अब ये बात करनी इसलिए ज़रूरी थी कि हम हिंदुओं से अलग हैं ताकि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल हो जहाँ पर हिंदू इलेक्शन ना लड़ सके हमारे साथ, हिंदू तिजारती तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हमारे साथ कॉन्टेस्ट ना कर सके इलेक्शन में। क्योंकि अगर वो इलेक्शन में खड़ा होगा हमारे साथ तो उसके पास ताकत है, पैसा है, वो उसको इस्तेमाल करते हुए बरसर इक़्तिदार आ जाएगा
और हम लोगों की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। और हिंदू तिजारती तबके का, मैं माजरत के साथ ये हिंदू लफ्ज़ बार बार बोल रहा हूँ, तासुब ना इससे पैदा हो, मेरा मकसद सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। क्योंकि तिजारती तबके से तो पारसी भी ताल्लुक़ रखते थे, उनके भी सिमिलर इंटरेस्ट थे। मुसलमानों का भी कलील तबका था, जो हमारे जिना साहब हैं वो लोहाना तबके से ताल्लुक़ रखते थे, जो तिजारती तबका ही था। उनके वालिद साहब तिजारत से ताल्लुक़ रखते थे, गुजरात के साहिली पट्टी से उनका ताल्लुक़ था। तो ये वो तबका था, तिजारती तबका, जिसका एक ख़ास इकनॉमिक इंटरेस्ट था और नए निज़ाम में ये गालिब आ रहा था और इसका वाज़ेह तौर पर इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा था। तो मुसलमानों का जो ज़मींदार तबका था वो चाहता था अपनी ज़मीनों को बचाना भी, और इनके इन्फ्लुएंस से, इनके असर व रसूख से आज़ाद भी होना चाहता था। क्योंकि जो हिंदुओं का तिजारती तबका था, जो कांग्रेस को पैसे देता, रिसोर्सेज देता, लॉबिंग करता, उनका ये मकसद था कि जो नया इंडिया है, इतना बड़ा इंडिया है, इसकी जो इंडस्ट्रियल नीड्स अंग्रेज़ पूरी कर रहा है, अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये इंडस्ट्रियल नीड्स हम पूरी करेंगे, हम कंजम्पशन करवाएंगे। अब पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना उनको आता था, शुरू से पैसों का हिसाब व किताब उनका जो पेशा था। तो वो जानते थे कि नए दौर में इंडस्ट्रीज़ हो हमारे हाथ में ही होंगी, हम कायम करेंगे, हम इंडस्ट्रियल नीड्स इंडिया की पूरी करेंगे और यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। अब उसके लिए जो हुकूमत चाहिए, जो सेंटर में कंट्रोल चाहिए, वो भी हमारे पास होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस हमारे पास है, असर व रसूख ताकत हमारे पास है। तो दोनों मकासद उनको पूरे होते हुए नज़र आ रहे थे। अब ऐसी सूरत में मुसलमान जागीरदार नवाबों का ये इंटरेस्ट था कि हम किसी तरह अपने आप को आज़ाद करें, इनके इन्फ्लुएंस से आज़ाद करें। उनका मकसद था कि हम एक ऐसा निज़ाम कायम करें या एक ऐसी सूरत पैदा करें जो हमें हिंदुओं के इन्फ्लुएंस से आज़ाद करे, उनके जो ताकत है का गलबा है, उनकी ताकत का गलबा है, उससे आज़ाद करे, उनकी डिसीजन मेकिंग में हम शरीक ना हों, हम उनसे अलग हों, उनकी पॉलिसी का जो निफाज है वो हम पर असरअंदाज ना हो। हम फिर देखते हैं आगे चलकर जो लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ, उसके तहत जो पावर शेयरिंग को बैलेंस करने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर जैसे पंजाब में मुसलमान जो थे वो आबादी के लिहाज से वो अक्सरियत में थे, 52% उनकी आबादी थी, तो 50% जो है वो उनको प्रोपोर्शन के लिहाज से शेयर दिया गया। हालांकि 52% उनकी आबादी थी। बहरहाल ये फिर भी मुनासिब है काफ़ी हद तक। लेकिन ये देखने को मिलता है कि यूपी और सीपी के इलाकों में जहाँ मुसलमान आबादी के लिहाज से 17% थे, उनको 33% शेयर दिया गया पावर में। तकरीबन आधा शेयर उनका बढ़ा दिया गया ताकि पावर जो है वो बैलेंस हो सके। ये ना हो कि हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में आबादी के लिहाज से भी और पैसे इन्फ्लुएंस के लिहाज से भी, तो वो मेजॉरिटी में हों और जो डिसीजन मेकिंग का वक्त है तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो फैसला साजी कर लें और फिर अपने मकासद को, अपने मुफादात को पूरा करें। तो अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, मुफाहमत की भी हिंदुओं और हिंदू तिजारती तबके और मुसलमानों के शराफिया के तबके के दरमियान। तो ये सूरत इवॉल्व होते होते उस मुकाम पर पहुंची जहां पर आयशा जलाल और इश्तियाक अहमद साहब का मौक़िफ़ हमें सुनने को मिलता है। आयशा जलाल, अब हमने ये बात कर ली, सामने समझ लिया, जो टूल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए इसके ज़रिए हम समझ सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं कि क्या मकासद थे मुसलमानों के हिंदुओं से अलग होने के। अब यहाँ पर हम बहुत आसानी के साथ, बहुत आसानी आराम से हम समझ सकते हैं कि आयशा जलाल जब ये कहती हैं कि मुसलमानों का मकसद जो था वो, या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का मकसद एक ऐसी रियासत कायम करना था, एक हिंदुस्तानी रियासत के अंदर ही ख़ुद मुख्तार सूबे कायम करने थे, जहाँ पर सेंटर जो है उसके इख्तियारात महदूद हों और जो सूबे हैं वो अपनी आज़ादी के साथ लेजिस्लेशन कर पाएँ और उनका सेंटर जो है सूबों पर अपना इन्फ्लुएंस ना कायम कर सके, सूबे आज़ाद हों। और जबकि इश्तियाक अहमद साहब का मौक़िफ़ ये है, जो अपनी किताब में बताते हैं कि कायद-ए-आज़म का बाकायदा मंसूबा था, प्लान था पाकिस्तान को तश्कील देने का, पाकिस्तान को बतौर रियासत कायम करने का। लेकिन जो टूल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, जो एनालिसिस मैंने आपको दिया, इसके ज़रिए अगर हम समझें तो मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे ये हो सकता है, मुमकिन है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब का या फिर मुसलमानों का एक बाकायदा प्लान हो कि हमने पाकिस्तानी रियासत बनानी है, या फिर हमने बाकायदा एक स्टेट में, एक लूज़ कन्फेडरेशन के अंदर हमने आज़ाद रियासतें जो हैं वो तश्कील देनी हैं, जो कि सेंटर के इन्फ्लुएंस से अलग हो। लेकिन ये एक एवोल्यूशन था, एक प्रोसेस था, एक सफ़र था, जिसकी शुरुआत इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हुई, फिर लखनऊ पैक्ट पर हमें देखने को मिला। तो इस तरह की कई मज़ीद कोशिशें हमें देखने को मिली, जो कि बाद में इस सूरत के ज़रिए उभरी और हमें ये सूरत देखने को मिली कि जो आयशा जलाल का मौक़िफ़ है कि एक ऐसी इंडियन स्टेट क्योंकि मौजूद थी अंग्रेज़ों की, जब अंग्रेज़ चले जाएँ तो जो सूबे मौजूद हैं, जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पर सेंटर का इन्फ्लुएंस ना हो, उनके पास आज़ादाना इख्तियारात हों, उनकी लेजिस्लेशन में जो हिंदू तिजारती तबका है, जो सेंटर में जिनके पास पावर है, वो इन्फ्लुएंस ना करें।
जबकि दूसरा तरीक़ाकार ये था कि एक अलग रियासत बना ली जाए, जो मुसलमान अलग रियासत बना लें ताकि वो हिंदुओं के इन्फ्लुएंस से या उनके तजारती तबका जो था उनके इंटरेस्ट से बालातर हो जाएं, ताकि वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर पाएँ। तो ये एक मकसद के तहत ये दो ऑप्शन ज़ेरे गौर थी। लखनऊ पैक्ट के बाद ये दो ऑप्शन जो थी ज़ेरे गौर आईं, और ये नहीं कहा जा सकता कि बाकायदा प्लान क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जैसे उनका बाकायदा प्लान था कि हम एक रियासत बनाना चाहते हैं या फिर हम एक लूज़ कन्फेडरेशन चाहते हैं और हम इंडियन स्टेट के अंदर ही रहना चाहते हैं। ये वो डिबेट है जो स्टेट से कायम होने के बाद पैदा हुई, और ये वो नज़रियात हैं जो कि पुराने हैं। हमें तबकाती लेंस के ज़रिए हमें एनालाइज़ करने की इसको ज़रूरत है ताकि हम नए नज़रियात को भी जान सकें। और अगर हम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम तासुबात के पर्दों को हटाकर तबकाती लेंस के ज़रिए भी देखें। अगर हम एक तबके के लेंस से देखेंगे तो हम सच्चाई को उस हद तक नहीं पाएंगे। तो ये वो सूरत हाल थी। और अक्सर जिन्ना साहब के बारे में, गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि जिन्ना साहब जो हैं वो ये चाहते थे या वो चाहते थे। अब जैसे मैंने बताया कि जिन्ना साहब थे या गांधी जी थे जो साउथ अफ्रीका से पढ़ कर आए थे, जो जिन्ना साहब थे जो बरतानिया से आए थे, अब उनके जो हालात व वाक़यात थे उनकी सोच पर बहुत गहरा असर था। अब आज हम जब बात करते हैं तो ऐसे पेश करते हैं तासुर के जैसे उनकी अपनी ज़ाती राय थी या वो खुद चाहते थे या उनका बाकायदा विजनरी लीडर थे, उनका विजन था, मंसूबा था। लेकिन ऐसा नहीं था, उनका कोई बाकायदा मंसूबा, कोई विजन नहीं था। वो जो वहाँ सीख कर आए थे, उन्होंने जो तरबियत पाई थी, जिस माहौल में परवरिश पाई थी, वो उसी का इजहार यहाँ पर कर रहे थे। अब आप यहाँ पर देखने कुछ लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई मदरसे में पढ़ते हैं, कोई होता है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अब आपको दोनों की सोच में, दोनों के अंदाज़ में एक वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलेगा। अब वो उनकी कोई शऊरी जद्दोजहद नहीं है, वो उनकी तरबियत का असर है। अब वही तरबियत का असर जो है हमें उस वक्त भी देखने को मिला कि जब जिन्ना साहब बाहर से पढ़ कर आए तो उसी तरबियत का मुजाहिरा था जो वो यहाँ पर कर रहे थे अपनी आइडियाज़ की सूरत में। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गांधी जी क्या चाहते थे, जिन्ना साहब क्या चाहते थे या फिर नेहरू क्या चाहते थे। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का अपना एक बाकायदा इंटरेस्ट था, उनके अपने मुफादात थे, और उन्होंने सीखा बाहर ग्रोही शऊर के मुतालिक रियासत के क़याम होना चाहिए, इस आइडिया को उन्होंने अपने मुफादात के मुताबिक इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको एक बड़ी मार्केट चाहिए थी, इंडस्ट्रियल एक्सेस चाहिए था इंडिया में। तो उन्होंने उसको स्टेट के कॉन्सेप्ट में ढाला और अपने मुफादात के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो उनका प्लान इस हद तक था। लेकिन हमारा जो प्लान था, हमारा कह लें या फिर मुसलमान अशराफिया का, वो सिर्फ ये था कि किस तरह हम अपनी पावर को कंसोलिडेट करें, जो हमारे पास ज़मीनें हैं उनको बचाएं। इस सिलसिले में हमज़ा अलवी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका भी थीसिस है। वो ये बताते हैं कि मुसलमान अपनी ज़मीनों का, जो अशराफिया तबका था, वो अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। वो फिर चाहे पंजाब में थे या फिर यूपी में थे, जो नवाब थे वहाँ पर आज भी वहाँ मौजूद हैं, जिनकी ज़मीनें भी हैं। तो वो उन ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहते थे और ज़मीनों के तहत जो कंट्रोल था उसकी भी हिफाजत चाहते थे, उसका भी तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। तो ये वो इंटरेस्ट थे। और जैसे मैंने बताया, ये नहीं कहा जा सकता कि किसका क्या कॉन्शियस डिसीजन था, किसी का कोई शऊरी फ़ैसला नहीं था, वो हालात व वाक़यात का असर था जो उनकी गुफ्तगू में, उनकी आइडियाज़ में नुमाया नज़र आता था। और आखिर में ये समझना भी ज़रूरी है कि एक तो हिंदू अशराफिया का इंटरेस्ट और मुस्लिम अशराफिया का इंटरेस्ट। अब तीसरा तबके का जो इंटरेस्ट था वो था अंग्रेज़ तबके का जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट था वो ये था कि सोवियट्स जो थे उस वक्त आ रहे थे वहाँ से। अब क्योंकि वो कम्युनिज़म की उनकी सोच थी और वो सरमायादाराना निज़ाम के लिए ख़तरा थे, और क्योंकि जो अंग्रेज़ी निज़ाम को जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बरतानिया में जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, फिर वही लोग अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो सरमायादार तबका था, वो सरमायादारों का इन्फ्लुएंस था। वो चाहते थे कि किसी तरह सोवियट्स को रोका जाए अफ़गानिस्तान में, और वो चाहते थे कि इंडिया से जाने के बाद भी हमारा इंडिया में इन्फ्लुएंस कायम रहे। तो इस मकसद के तहत उन्होंने जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये कोशिश की मनवाने की कि जो पाकिस्तान कायम होगा वो अंग्रेज़ों के इंटरेस्ट में काम करेगा, उनके लिए जो है वो बेहतर साबित होगा। लेकिन विंस्टन चर्चिल 1944 में इस बात को तस्लीम नहीं किया और वो नहीं समझते थे कि ये बात दुरुस्त है। लेकिन जब नेहरू जी ने ये वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि जो एक नया इंडिया होगा उसमें सोशलिस्ट इकनॉमिक पॉलिसीज़ होंगी, तो ये वाज़ेह हो गया कि जो बरतानिया का इंटरेस्ट था वो इंडिया के हक़ में नहीं था, कि अगर इंडिया वहाँ पर कायम हो जहाँ पर आज पाकिस्तान है, वहाँ तक इंडिया की बाउंड्रीज़ हों, तो ये अंग्रेज़ों के इंटरेस्ट में नहीं होगा। इस वजह से एक ज़रूरी था कि पाकिस्तान का क़याम फिर इसलिए नागुज़ीर भी हो गया, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो, जहाँ अंग्रेज़ जो हैं अपना तसल्लुत कायम कर पाएँ, तसल्लुत नहीं एक इन्फ्लुएंस कह लें कायम कर पाएँ, ताकि सोवियट्स को कंट्रोल कर पाएँ। और फिर हमने मुस्तकबिल में देखा कि कैसे जो 90s में या 90s के आसपास 80s में जिहाद हुआ और सोवियट्स को रोका गया। पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो अदा किया उसमें, और उसकी जो कीमत है वो अभी तक हम चुका रहे हैं। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आइडियोलॉजी के लिहाज से, हालात के लिहाज से किस तरह बाद में हालात फिर ख़राब हुए।
तो अंग्रेज़ों का भी इंटरेस्ट इसमें शामिल था। और अगर नेहरू जो हैं वो वाज़े तौर पर ना मानते दो बातें कि एक लूज़ कन्फेडरेशन नहीं वो चाहते थे कि हमें आज़ाद जो है कि इंडिया हो जिसमें उनको पावर हासिल हो, उनको इख्तियारात हासिल हों, वो लूज़ कन्फेडरेशन नहीं चाहते थे। तो इसलिए तो अगर वो चाहते ऐसा, अगर वो मुतालबात मान जाते मुसलमानों के, तो शायद पाकिस्तान ना बनता। तो इससे ये वाज़े होता है कि पाकिस्तान की ऑप्शन वाज़े तौर पर उनकी लिस्ट में नहीं थी, जिन्ना साहब की मुसलमानों की लिस्ट में, और ना ही उनकी लिस्ट में लूज़ कन्फेडरेशन की ऑप्शन थी। वो सिर्फ एक ऑप्शन थे जो ज़ेरे उनकी निगरानी में थे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन है जिसको बाद में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके अपने मुफादात में। तो ये दो इंटरेस्ट थे। और फिर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का भी आखिर एक इंटरेस्ट था जिसने पाकिस्तान को तश्कील देने में मदद की। और अगर विंस्टन चर्चिल तो पहले नहीं मान रहे थे कायद आज़म की बात, लेकिन बाद में जब ये साबित हो गया नेहरू की बात से, दूसरी बार जब एहसास हुआ अंग्रेज़ों को कि वाज़े तौर पर कि जो हिंदुस्तान है वो हमारे मुफाद में काम नहीं करेगा, तो फिर ये नागुज़ीर हो गया कि पाकिस्तान का जो क़याम है वो ज़रूरी है। और इस तरह जो हिंदू अशराफिया का तबका था वो भी खुश, जो मुसलमान अशराफिया का तबका था वो भी सेटल, और उन्होंने अपनी ज़मीनें बचा ली, पावर कंसोलिडेट कर ली। और जो अंग्रेज़ था उसको उसके इंटरेस्ट जो थे वो भी सर्व हो गए। और हमने देखा 90s में 80s में ऐसा हुआ। तो अब जब बात की जाती है टॉपिक की कि ख्वाब या हकीकत, तो जो ख्वाब है वो हम जी रहे हैं और जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी है। तो अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो वो भी ले लेते हैं। एक बात जो आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कायद आज़म का जो कहा कि भी अंग्रेज़ों के मफाद के लिए, इंटरेस्ट के लिए एक रियासत में आप हमारा ताबून करें या अंग्रेज़ हमारी मदद करें जी, तो हम उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जी। तो इसका कोई हवाला, कोई सबूत या कोई वैसे भी रिकॉर्ड पर है और इश्तियाक अहमद साहब की किताब में भी दर्ज है, तो मैं उसी का हवाला दूंगा। वो बताते हैं कि जिन्ना साहब ने और जिन्ना साहब और गांधी के स्टांस में बहुत वाज़ेह फ़र्क था। गांधी जी चाहते थे, जैसे कि मैंने बताया कि हिंदू कांग्रेस एलीट क्या चाहती थी कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, तो उनकी वाज़ेह पुन स्वराज मूवमेंट उन्होंने शुरू की। तो वाज़ेह तौर पर उनकी ये पोजीशन था, उनका स्टांस था कि वो चाहते थे अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ। वो रेडिकलाइज्ड मूवमेंट चाहते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जिन्ना साहब ये नहीं चाहते थे। जिन्ना साहब हमेशा अंग्रेज़ों के साथ मुफाहमत के हक़ में थे। अब यही वो स्टांस था जिसके जो एक वजह बनी जिन्ना साहब के कांग्रेस को छोड़ने में, और गांधी जी के इख्तिलाफ़ की वजह से उन्होंने फिर मुस्लिम लीग भी ज्वाइन की। एक ये वजह, और एक वजह हम पहले से भी ट्रेस करते हैं कि जिन्ना साहब का मुसलमानों के साथ एक ताल्लुक़ भी था। एक मुस्लिम ट्रस्ट केस था जो उन्होंने जीता था मुसलमानों के लिए, और उनका एक ताल्लुकात भी अपने ज़ाती तौर पर उनके मुसलमानों में थे, और वो अच्छे तरह पहचाने जाते थे मुस्लिम एलीट में। तो और जो जिन्ना साहब का जो ग्रोही शऊर का तसव्वुर था, उसके मुताबिक वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को भी कंटिन्यू यहाँ पर कर रहे थे। उनका हिंदू, ये हमें मानना होगा कि उनका हिंदू एलीट जो कांग्रेस की थी, उनकी तरह ये तसव्वुर नहीं था कि हम अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो आइडियोलॉजी है, उसको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करें। उनका ये तसव्वुर था कि हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलें। अब वो एक अलग बात है कि हिंदुस्तानियत की डेफिनेशन में उनके लिए जो मुसलमान थे वो सिर्फ मुसलमानों का शराफिया था, उससे ज़्यादा उनको सब बॉर्डरिंग कम्यूनिटीज़ का नहीं पता था जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। तो एक ये बात है। तो और मुसलमानों का भी इंटरेस्ट था कि वो अंग्रेज़ों के साथ मुफाहमत इख्तियार करें, क्योंकि अंग्रेज़ अगर चले जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि हिंदू जो थे वो उनके पास पावर थी। तो ज़रूरी था कि अंग्रेज़ों के साथ रहा जाए। सर सैयद अहमद ख़ान का भी ये मौक़िफ़ था, और मुसलमानों के इंटरेस्ट में भी ये था, और जिन्ना साहब का भी ये स्टांस था। तो ये तीनों चीज़ें आपस में लाइन करती हैं और बताते हैं कि वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ मुफाहमत की जाए। और जिन्ना साहब ने एक मौके पर कहा भी था कि वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर फ़ौरी आज़ाद हो, बल्कि एक एवोल्यूशन के तहत आज़ाद हो, और पहले बाकी जो कॉलोनीज़ हैं इंग्लैंड की, उनकी तरह जो हिंदुस्तान है उसको भी डोमिनियन का रुतबा पहले हासिल हो, उसके बाद वो आज़ादी की तरफ जाए। दूसरा ये कि इतनी गुफ्तगू में इस्लाम का कोई जिक्र नहीं हुआ। वो मैंने इस्लाम की जहाँ तक बात है, तो जैसे कि बताया कि वो ज़रूरी कि पाकिस्तान में हमें तो बुज़ुर्गों ने बताया कि भाई इस्लाम की जद्दोजहद थी और पाकिस्तान को इस्लामी ममलकत बनाना था, रियासत बनाना था। बहुत से बुज़ुर्गों के नाम भी हमें मिलते हैं। इस्लामी निज़ाम का निफाज था। हाँ जी, जिन्ना साहब जाते रहे हैं, बड़ी-बड़ी दरगाहों पे जाते हैं। जी, वो बिल्कुल वो ऑफिशियली नाम भी रिपब्लिक वो तो खैर बाद में हुआ, लेकिन ये है कि जिन्ना साहब की जो तकरीरें हैं उनमें हमें इस चीज़ का इज़हार मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। और वो पॉलिटिकल मूव थी, जैसा कि आजकल इस्लामिक टच हमें देखने को मिलता है। तो कह लें इस्लामिक टच का एक कदीम वर्जन है वो पॉलिटिकल प्लॉट कह लें आप उसको। और
मैं ये बात करना चाहता था, लेकिन फ़्लो में ये बात जो है नहीं हुई। बहुत अहम बात है, शुक्रिया आपने इसकी जानिब तवज्जो दिलाई। ये वो पॉलिटिकल मूव्स थे जिनको मज़ीद इंटेंसीफाई किया गया, क्योंकि ये एहसास उजागर करना था कि हम लोग हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। अब हिंदुओं से हम क्यों मुख्तलिफ हैं, क्यों उजागर करना था, वो इकनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये वजह थी कि हम, ये बड़ा अच्छा जुमला है कि वो कदीम वर्जन है इस्लामिक टच का। हाँ जी, जब हम अशराफिया की बात करते हैं और इसमें ज़्यादातर गुफ्तगू हुई कि अशराफिया का इंटरेस्ट था, उधर भी अशराफिया का इंटरेस्ट था, इधर भी अशराफिया का इंटरेस्ट था, पब्लिक उसमें नहीं था। तो मेरे ख्याल में जब कोई रियासत कायम होती है या कहीं नज़्म तब्दील होता है तो उसकी दो ही सूरतें होती हैं, या तो पढ़े लिखे असासाजात रखने वाले लोग आगे आएँ और उसका एक नज़्म मुतय्यन करें, या फिर इनकलाब आ जाए। और इनकलाब के शुरू में हमने देखा कि ईरान के अंदर ये कुछ हुआ, वो भी हमारे सामने है। दूसरी सूरत हमने देखा जितनी भी रियासतें कायम हुई हैं वो इसी तरीके से अशराफिया का कहीं ना कहीं उसमें रोल रहा है, मुदाखलत रही है। तो इस्लामी हिस्ट्री को देख लें, इस्लामी हिस्ट्री में हमने देखा है ना कि इब्तिदा में वो ख़ास लोग थे, आप उसको अशराफिया ना कहें, लेकिन वो ख़ास लोग थे जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे, उनमें से ही कुछ लोगों को मुंतखब किया गया। उसके बाद फिर अब्बासी अखबार आए, उसमें भी यही कुछ हुआ। हमने देखा कि जो रियासत के नज़्म में बड़ा रोल प्ले करते थे किसी न किसी तरीके से फाइनेंस के अंदर या सियासी मामलात में, उनको आगे किया गया और फिर उनकी डिसीजन मेकिंग रही। तो बाद में भी आके सारी रियासतों में हमें ये मिलता है। तो अगर हम इसको ब्लेम गेम वाली काम शुरू कर दें कि वो चूँकि अशराफिया थी तो इसलिए ये हुआ, तो हमें दूसरी सूरत तो मिलती नहीं है, दूसरी सूरत तो इनकलाब की होती है। जी बहुत अच्छी आपने बात की और इस पर भी बात करना ज़रूरी है। आपने अब्बासियों का जिक्र किया तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो पहली सल्तनत थी राशिदुल खलीफेट गालिबन, उसका जो निज़ाम था, जो अब्बासियों का निज़ाम था या फिर जो आगे खिलाफत का निज़ाम था, वो बहुत मुख्तलिफ था। आप दोनों के स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। जो आपने अशराफिया एलीट की बात की, वही निज़ाम जो राशिदुल खलीफेट के बाद अब्बासियों ने कायम किया या बाकियों ने, उसका एक वसीअ अरीज़ स्ट्रक्चर था और वो एक बाकायदा निज़ाम नहीं था। वो जो सासानियों के पास था या बाज़ंतीनियों के पास था, वो उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया और उस निज़ाम का मकसद लोगों का इस्तेहसाल था। ये ब्लेम गेम नहीं है। और राशिदुल खलीफेट में जो निज़ाम था वो लोगों के इस्तेहसाल के लिए नहीं था। उसमें लोग रिसोर्सेज़ को मिलकर बांट कर इस्तेमाल करते थे और उसका जो इकनॉमिक सिस्टम था वो बहुत मुख्तलिफ था उस सिस्टम से जिसके ज़रिए लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है। और आपने अशराफिया की बात की, बिल्कुल यूरोप की जो तारीख़ है और आगे जो लेक्चर सीरीज़ जो हम कंटिन्यू करेंगे स्टेट्स के ऊपर, उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है इंशाल्लाह कि हमारे यहाँ जो रियासत का तस्वुर पाया जाता है कि किस तरह रियासतें कायम हुई और एक कह लें जो हम जिसको बहुत ही आइडियलिज़म के तौर पर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फिर लोगों को हुकूक मिले, तो इसको भी हमें डाइसेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम जो समझते हैं कि क्या यही असल मॉडल है और क्या एलीट के ज़रिए ही हमें लोगों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना है या हमें डायरेक्टली लोगों के मसाइल को अप्रोच करना है। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें, क्योंकि लोगों को ब्रितानिया की बात कर लें, मगरिब की बात कर लें, कहीं भी लोगों को हुकूक मिलें तो उसका एक प्रोसीजर ये रहा है कि पहले एलीट ने अपने इंटरेस्ट में काम किया, जैसे कि आपने बात की, फिर उसका एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट था, वो लोगों के लिए नहीं था। लेकिन जब इंसाफ का निज़ाम कायम किया गया लोगों के लिए, वो चाहते थे कि कर्ज़ जो है उनका वो महफूज रहे, उनके इकनॉमिक इंटरेस्ट प्रिजर्व रहें, तो उसके लिए इंसाफ अदलिया का मजबूत होना ज़रूरी था। तो उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट लोगों को भी हासिल हुआ। तो वो लोगों के लिए कायम नहीं किया गया था, पर कह लें जो बचा कुचा कुछ भी था, सादा ज़ुबान में कहूँ तो वो लोगों को मिल गया। अब अगर हम चाहते हैं कि लोगों को बचा कुचा मिले, जैसे कि हमारे यहाँ लोग ही मॉडल पेश करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी, फिर ये होगा, फिर एलीट के मुफादात प्रिजर्व होंगे, फिर उसके ज़रिए लोगों तक वो पहुँचेंगे। अगर हम वो चाहते हैं तो वो देख लें, लेकिन अगर आप लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अप्रोच अपना लें, उस पर बात कर लें। तो ये वो चीज़ें जिन पर बात होना ज़रूरी है। कोई ऐसी रियासत ये हमें मिसाल मिलती है कि जो पब्लिक के, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं कि जिसमें अशराफिया की कोई मेहनत ना हो और पब्लिक ने आके वो रियासत कायम कर दी? देखिए अशराफिया कोई भी हो, आप अशराफिया किसे डिफ़ाइन करते हैं, सिर्फ किस टाइप की अशराफिया कह रहे हैं? बिल्कुल यही पहले सवाल में मेरा आया था कि हम यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल उस पैराडाइम में देख रहे हैं अशराफिया को। अगर आप वो खिलाफत राशिदा की बात करते हैं तो वहाँ पे आप पैसे को थोड़ा सा साइड पे करते हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि वहाँ पे भी एक ख़ास तरह की, जैसे आज मजहबी अशराफिया भी तो है ना, कि मजहबी जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन खादिम वज़ीर साहब जैसे लोग भी हैं जो पूरा मुल्क कंट्रोल करके बैठे होते हैं और उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। इसी तरीके से उस टाइम पर भी था कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लें, वो उनकी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास एफिलिएशन थी और उनको समझा जाता था कि ये ख़ास लोग वो शुमार होते हैं। हज़रत उस्मान गनी का देख लें, तो फ़ारूक के बारे में जो दुआएं हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। हज़रत अली की तो परवरिश आपने की थी, वो बहुत करीब थे। फिर ख़ानदान यानी अपनी बेटी की शादी उनके साथ की, इससे ये महसूस होता है कि वो भी एक ख़ास तरह की अशराफिया थी जिनको लोगों ने सामने किया और जिनकी वजह से रियासत कायम हुई।
सवाल पुराने तौर पर मेरा ये है कि क्या कोई ऐसी रियासत है जो पब्लिक ने कायम की हो जिसमें आप किसी तरह की अशराफिया को शामिल ना करें? देखिए, अशराफिया मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जैसे आपने कहा अभी, इकनॉमिक भी होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है, मुख्तलिफ होती है। तो मुख्तलिफ अशराफिया, मैं जिस अशराफिया की बात कर रहा हूँ वो ये नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एक ख़ास जो लीनियरिटी में हम देखते हैं तारीख़ के सफ़र को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि राशिदुल खलीफेट की मैंने बात की, और वो एक रियासत थी जो कि जिसकी मिसाल हमें मिलती है, जो कि ख़ास एक अशराफिया के मुफाद के तहत कायम नहीं हुई थी, बल्कि उसका जो फोकस था वो लोगों की जानिब था। हाँ जी। और इसके अलावा हम देखते हैं, जो वैसे तो कयास किया जाता है तारीख़ की जानिब से, लेकिन ये कहा जाता है कि जो 5000 साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी एक ऐसा निज़ाम मौजूद था जो कि तमाम इंसानियत की जानिब जिसकी तवज्जो मरकूज़ थी, ख़ास अशराफिया की जानिब नहीं थी। और तमाम लोग उस वक्त जो थे वो एफ्लुएंट थे, वो बेहतर हालात में ज़िंदगी गुजार रहे थे एज़ कम्पेयर टू। और ये सिर्फ अप्रोच का फ़र्क है, आप एक मुख्तलिफ़ अप्रोच की बात कर रहे हैं, मकसद वही है, आप एक मुख्तलिफ़ अप्रोच कह रहे हैं जो कि हम देखते हैं तारीख़ का जो सफ़र है वो उससे मुंसलिक है, जबकि मैं दूसरी अप्रोच की बात कर रहा हूँ। और देखते हैं कि ये बात इनकी ठीक है इस हवाले से कि यानी मुस्लिम पाकिस्तान पे मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, लोगों के जो ऑटोबायोग्राफी होती है। आजकल मैं फ़तेह मोहम्मद मलक को मैं पढ़ रहा हूँ, तो घर में रखी है मैंने किताब, वो मैं अब वो इसी चीज़ को बयान करते हैं। मसलन भुट्टो आ गए ना, तो भुट्टो ने बड़ी कोशिश की, पहले दिन से ही निज़ाम बन जाता ना पाकिस्तान, यानी बेशक अशराफिया आ गई थी, लेकिन एक सख्त गिर निज़ाम इस तरह का बन जाता, कायदे आज़म बन जाते। हाँ, तो फिर जो भी आगे आता तो वो उसमें ढलता जाता। तो मसला अशराफिया का नहीं है। इसी ज़िमन में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जीन जैक रूसो जो मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ़लसफ़ी गुज़रे, उन्होंने ये बताया और उनकी ये बात बाद में साबित भी हुई कि अगर एक मज़बूत रियासत कायम करनी है तो उसकी बुनियाद जो है वो मज़बूत होना ज़रूरी है। ये नहीं आपने कॉन्सेंट के साथ बना दिया, रियासत की सिमत बाद में चेंज भी हो सकती है। रूसो के मुताबिक एक रियासत की बुनियाद, मज़बूत बुनियाद ये है कि आप इस कंसेंसस पर पहुँचें माशरती तौर पर कि हमें लोगों का इस्तेसाल नहीं करना, इस्तेसाल के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। और जब तक तमाम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक एक ऐसी रियासत कायम नहीं होगी। और यही वजह है कि जिस रियासत की आप मॉडल की आप बात कर रहे हैं कि एक अशराफिया हो और उसके ज़रिए लोगों को हुकूक मिले, हमने उसके नुकसानात देखे हैं कि एक सिलेक्टिव जो लोग हैं उनको जमहूरियत के मुफादात मिले। हम रोम के निज़ाम में देखते हैं, उससे पहले ग्रीक सिटी स्टेट्स में देखते हैं कि ग़ुलामों का अलग था निज़ाम, जो बाकी लोग थे अशराफिया वो सिर्फ उनकी नुमाइंदगी थी। बोर्जवाज़ी तबके की भी 18वीं 17वीं सदी में अलग नुमाइंदगी की थी। जो सफरेज है, वोटिंग राइट्स हैं औरतों के, मर्दों के, वो 19वीं सदी में 20th सेंचुरी में जाकर उन्हें 1950 के करीब जाकर अब मिले हैं। और फिर जब ये तमाम चीज़ें हुई हैं, तब जब बुनियादी तौर पर ये स्टैंड पॉइंट अपनाया गया कि हमें इस्तेसाल के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, अब जाकर हम वहाँ पर यूरोप में इसके समरात देखते हैं।